अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी खबरें हैं आज के प्रोग्राम के लिए। एक तो इंडियन इलेक्शंस के हवाले से हैं, जहां पर मोदी ने जो इंतहा पसंद हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट था उसको एक्सप्लॉइट करके पूरी इलेक्शन कैंपेन को लड़ने की कोशिश की, उसमें उसको कामयाबी हुई है। 2014 की निस्बत भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तानी तजर्बे को अगर जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों से हम गिनना शुरू करें, तो जब आप रेडिकलाइज़ कर देते हैं सोसाइटी को तो इंटरनली आप कमज़ोर होते हैं, आप अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया ने अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार के यही काम किया। पुलवामा का अटैक से लेकर आज ये जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की, जिसमें उनका अपने ही 2 जहाज़ तबाह हो गए। ये सारा वो पूरी उनकी कैंपेन का हिस्सा था, जिसमें एंटी पाकिस्तान रेटरिक, इंतहा पसंद जो हिंदू था उसको उठाना, वहाँ मुसलमान गोश्त खा रहा है तो उसको मारो, गाय की पूजा करो, और वो पता नहीं क्या क्या कुछ करके उन्होंने जो एक्सट्रीम एक हिंदू जहनीत की अक्कासी हो सकता है, हिंदुत्व उसे बोलते हैं, उस चीज़ को लेकर वो आगे चले हैं। लेकिन उसका नतीजा ये है कि राहुल गांधी, उनके लिए अमेठी वाली सीट वैसे ही थी जैसे भुट्टोज़ के लिए लाड़काना की सीट है, वो वहाँ से भी हार गया। तो ये है एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट का। लेकिन क्या इंडिया की जो 1 अरब 30 करोड़ के करीब उनकी आबादी है, सारे हिंदू हैं? तो सारे हिंदू नहीं हैं। तो बाकी मुसलमान और दूसरी जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी आइंदा आने वाले सालों में, ये शायद सज़ा मिलेगी। इन लोगों को वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास होगा कि इन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन में जो ये बीज बोए हैं, जब इसकी फसल काटने का वक्त आएगा तो फसल आसानी से नहीं कटती। हमारे 70-75 हज़ार लोग 9/11 के बाद हमें कुर्बान करने पड़े। 65 और 71 की जंगों में हमारे उतने फ़ौजियों ने शहादतें नहीं पाई जो हमने इस वॉर ऑन टेरर के नतीजे में शहादतें पाई। क्यों शहादतें उठानी पड़ी? क्योंकि हम एक जहाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इत्तेहादी बन गए थे, और अमेरिका के इत्तेहादी बन के पाकिस्तानी सरज़मीन को हमने लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल होने दिया, और यहीं हमारी सरज़मीन के ऊपर इन अफ़गानों को तरबियत गाहें बनाई गई। हमारे अपने जो बच्चे थे उनको वो तरबियत दी गई। उनका वो कोई जो निस्वार खाता था तो उसकी डिबिया के ऊपर 2 क्लाशनकोफ़ों की तस्वीरें छाप देते थे। 2+2 के बराबर 4 रूसी मारने की खबरें लिखी जाती थी। निब्रास्का यूनिवर्सिटी से कोर्स बन के आता था, बाकायदा पूरी एक जहन साजी की गई थी कि ये इस्लाम की सच्ची खिदमत यही है कि रूसियों को मारो, यही सही इस्लाम है। तो उसकी सज़ाएँ हमने बहुत पाई हैं। आज तक हमें अपने बच्चे कुर्बान करने पड़ते हैं। फ़ौज के सिपाही हों, पुलिस का एक नाके पे खड़ा जवान हो, सारी हमारी औलाद है, हमारे इस कौम के जवान बेटे हैं जो आज भी शहादतें पा रहे हैं। तो इंडिया ने इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो कुछ किया है, इसने अपने अगले 30-40 साल के लिए वो जो सेकुलरिज़म एक गांधी लेकर आया था उसको तो डुबोया ही है, लेकिन अपने लिए एक ऐसी फसल बोई है जिसको काटते हुए इनको बहुत नुकसान होगा। दूसरी बड़ी खबर जो पाकिस्तान की इकॉनमी को हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इमरान खान ने जब हुकूमत मिली तो एक उनका बड़ा पॉपुलर और बड़ा मशहूर ज़माना उनके इंटरव्यूज़ में बार बार उन्होंने कहा कि 30,000 अरब रुपए के कर्ज़े में जकड़ा हुआ पाकिस्तान हमारे हवाले में करके गए, और इन्होंने इतनी लूट खसूट की और इतने कर्ज़े लिए हैं, और कर्ज़ा ले लेकर ये जो जीडीपी ग्रोथ है और ये सारा कुछ ये कह रहे हैं, कर्ज़े ले लेकर मुल्क को चलाते रहें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब ये गवर्नर वो हैं जिनको इन्होंने खुद तैनात किया, उन्हीं के जारी करदा नंबर है और उन्हीं की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसी की वेबसाइट है। उसके ऊपर सितंबर 2018 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो इसमें ये टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ की फ़िगर है। इसमें गवर्नमेंट का डेट भी है, इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ का डेट भी है, इसमें तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेट और लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं वो शामिल हैं। सितंबर 2018 जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो ये रकम है 30,846 अरब रुपये, 30,846 अरब रुपये। दिसंबर 2018 3 माह के अंदर अंदर ये रकम हो जाती है 33,235 अरब रुपये, 3,000 अरब रुपये उसमें इजाफा हो जाता है। और मार्च 2019 उससे अगले 3 माह के अंदर जो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं ऑफिशियली, ये अब फाइनल फिगर है 35,094 अरब रुपये, 35,094.5 बिलियन रुपीज़। तो ये कम व बेश आप ये देख लीजिए जी कि 5,000 अरब रुपए का कर्ज़ा है जो 7-8 माह या 9 माह की हुकूमत में इनको बोरो करना पड़ा है। तो जब PMLN वाले बोरो कर रहे थे तो वो चोर और डाकू से पुकारे जाते थे अलकाबाद से। अब वो अलकाबाद PMLN वाले इनको कहें तो मसला हल नहीं होगा। मसले को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और हल करने की ज़रूरत है। मैं आपको भी एक्सटर्नल डेट के फ़िगर बताऊंगा, वो सुन के नींदें और उड़ेंगी। एक्सटर्नल डेट का फ़िगर देखें तो एक्सटर्नल डेट के ऊपर
$96 बिलियन पे थे जी हम, $96.497 बिलियन। 30 सितंबर 2018 तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, $96.497 बिलियन, और ये रकम बढ़कर 99.086 हो जाती है दिसंबर 2018 में, और यही रकम मार्च 2019 जो आखिरी ऑफिशियल नंबर अवेलेबल है, अभी मई चल रहा है, ये अभी मैं मार्च के नंबर आपको बता रहा हूँ, ये रकम हो गई है जी $105.841 बिलियन। $10 अरब के करीब बोरो कर लिया, कम बेश, या 9 या 10 अरब डॉलर के करीब बोरो कर लिया। ये रिकॉर्ड बोरोइंग है, रिकॉर्ड बोरोइंग। मैं इन प्रोग्राम में कहता था कि ये जब 30 जून को माली साल ख़त्म होगा तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इन एब्सोल्यूट नंबर्स, कभी इतना बड़ा 2700-2800 अरब रुपए का हमने कभी खसारा नहीं उठाया होगा, इस साल हम उठाएंगे। तो वो जो फिस्कल के नंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं उससे ज़ाहिर हो गया कि 1922 अरब रुपये 9 माह में हो चुका है, अगले 3 माह में 700-800 पक्का तैयार रखिए कि हमें और होना है। कर्ज़ा मैं कहता था कि इतना लेंगे जो रिकॉर्ड आज तक हमने कभी नहीं लिया, ये नंबर ज़ाहिर कर रहे हैं कि उतना रिकॉर्ड ये ले चुके हैं। क्यों ले चुके हैं कि मिस मैनेजमेंट की कंटिन्यूएशन है। पिछली हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने में कोशिश रही, उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल हुई। एक्सपोर्ट उनकी नाकामी थी, मुकम्मल नाकामी थी, एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर फेलियर हुई। $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। सी पैक के अंदर हमने मंसूबे शुरू करने में बहुत तेज़ रफ्तारी दिखाई, पावर सेक्टर के मंसूबों पे 10-12 अरब डॉलर लगा दिया हमने, रोड्स का जाल बिछाया, सड़कें वड़कें बनाई। टोटल 28-30 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट नहीं की सारी, उसमें कर्जे थे, सॉफ्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स थे, जो आए इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट उसमें कम था। हमारी एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ थी वो बढ़ गई, लेकिन वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमने उन मंसूबों पे लगाई जो हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके नहीं थे दे रहे। हमारी बरामदात नहीं बढ़ी, लेकिन हमने अपने ऊपर गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ लाद लिया। उससे नतीजा ये हुआ कि 19 अरब डॉलर का हमारे ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट था। तहरीक इंसाफ ने तो सारा कुछ ठीक करना था। ये तो डार और इसहाक डार और जरदारी साहब की चोर और डाकू किस्म की जो पॉलिसीज़ थी, उसके नतीजे में सारी सज़ा पाकिस्तान को मिली थी। तो 10 माह में सारा कुछ ठीक होने की बजाय पहले फाइनेंस मिनिस्टर को फायर किया। गुज़श्ता रोज़ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन थे वो रिज़ाइन दे के गए, क्योंकि ही वाज आउट ऑफ द लूप। वो कह रहे थे जो मैं करना चाह रहा हूँ मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो वो ही रिज़ाइंड। और आज के दिन सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो चले गए। गवर्नर स्टेट बैंक को जिस तरीके से और चेयरमैन FPR को जिस तरीके से हटाया गया, वो भी कोई खुशगवार तरीका नहीं था। और गवर्नर स्टेट बैंक हमें पाकिस्तान से मिले नहीं, हम पाकिस्तान से बाहर IMF से लेकर आए, और फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तरीके इंसाफ से नहीं मिले, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के से नहीं मिले। हमने उधार लिया, एक शख्स जो पहले मुशर्रफ के साथ था, फिर पीपल्स पार्टी को तोहफे के तौर पर मिला, उसको हमने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। तो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ परफॉर्म्ड इन इकनॉमिक फ्रंट ड्यूरिंग लास्ट 9-10 मंथ्स। तो इमरान खान की इक़्तिसादी टीम जो है उसने उसके लिए सियासी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है, मसाइल पैदा कर दिए। एक और जो आज की अच्छी और बड़ी ख़बर है, बड़ी ख़बर मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नैब के ऊपर कह रहे हैं को पकड़ दकड़ी काम नहीं है ताड़ा, कुछ सबूत भी लाओ। केस तभी कंक्लूड होता है कि आप सबूतों के साथ आए तो केस होता है। पकड़ के बंदा 3 माह के लिए काल कोठरी में डालने बाद में वो छूट जाए तो वो उसको सर्टिफाइड, वो कहेंगे कि ये तो मासूम आदमी है, 90 दिन नैब की हिरासत में रहा था, तो सबूत किसने लाना है? तो इतनी इनकॉम्पिटेंस जितनी इस नैब की है शायद ही किसी के पास हो। JIT रिपोर्ट्स जो बनी थी पनामा के ऊपर, FIA ने जो रिपोर्ट्स बनाई आसिफ अली जरदारी के ऊपर, उनका अगर कोई इदारा बेड़ागर करने की काबिलियत पाकिस्तान में रखता है तो वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। तो आज उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशन थी, ट्रू रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आई जो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की थी। आई होप कि नैब की रिफॉर्म के ऊपर काम भी किया जाए। जो आज हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, अली नवाज़ अवान साहब हैं, मामले खसूसी वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ, राना मशहूद साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ, और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अली नवाज़ साहब, इक़्तिसादी मैदान में तो आपकी तेज़ रफ्तारी से नीचे की तरफ सफ़र जारी है, तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे की तरफ सफ़र जारी है। मुझे ये नहीं मालूम कि हम रुकेंगे कैसे, लुढ़कते हुए जा रहे हैं। अच्छा, थैंक यू नदीम भाई। आपने जो अपना इंट्रो बोल रहे थे उसमें आखिरी जो बातें की आपने, उसमें आपने खुद सम अप किया इस चीज़ को कि आपने कहा कि $9 बिलियन अब तक हम बोरो कर चुके हैं, जो आपका 96 था 105 पे चला गया। जो इस साल जो हमने इसकी जो करनी है वो $9 बिलियन मोर है, जो हमने इस दफ़ा पे ऑफ करना है। जैसे हमने यूरो बॉन्ड का इस साल किया है $1 अरब। तो मुझे बताइए, जैसे आपने सम अप किया कि हमारी अगर इम्पोर्ट $60 बिलियन पे है और हमने पे डॉलर्स में करना है, और हमारी इंपोर्ट्स अगर 20 से 21 अरब डॉलर पे थी लास्ट ईयर, जब हमारा इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो हमारा फेज़ आया, तो जादू की छड़ी तो है नहीं।
और वो बात ठीक है, हमारा कमिटमेंट है कि हमने करना है ठीक, उस कमिटमेंट के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं जिस तरह टीम्स चेंज हो रही हैं, जिस तरह हटाया गया लोगों को, जिस तरह नए लोगों को लाया गया, ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस। नहीं, आप उसको इनकम्पिटेंस किस तरह देखें? हटाया क्यों? नदीम भाई, नदीम भाई, हम चाहते हैं रिजल्ट्स, देखिए नदीम भाई, हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट फौरन आना शुरू हों, पर जो आपके साथ इस मुल्क के साथ हुआ है, इट नीड्स टाइम। आप मुझे ये बात बताएं, 2800 अरब का खसारा आपने कर दिया। आप इस साल कर क्या सकते थे? आप देखें, आप रिपोर्ट करते रहे हमेशा इकोनॉमी को। मुझे एक बात बताएं, आपके जादू की छड़ी तो है, स्टेट बैंक डॉलर तो छाप नहीं सकता। अगर डॉलर छाप नहीं सकता, और हमने जो लोन 35 अरब डॉलर जो हमने पिछले रिजीम में लिए हैं, ये रियलाइजेशन आज जो आपको आई है, अली नवाज, ये जो रियलाइजेशन आज आपको आई है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर को डे 1 होती कि हम रुपए छाप सकते हैं, डॉलर नहीं छाप सकते। ये अगर कोई अलग होगा, ये अगर आपके फाइनेंस टीम को पहले दिन ये रियलाइजेशन होती, आई हैव नथिंग अगेंस्ट असद उमर, मेरे उनसे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। कर रहा, नो ग्रज अगेंस्ट पर्सनल ग्रज की बात नहीं कर रहा, नो पर्सनल ग्रज, आपका किसी के साथ भी पर्सनल ग्रज नहीं, आई नो दिस थिंग। आई अपोज हिज इकोनॉमिक पॉलिसी। नहीं, मुझे देखिए, मैंने उनके साथ काम किया 6 महीने, आई ट्राई टू, हम कर क्या सकते हैं? आप डॉलर नहीं छाप सकते थे, आपको पहले दिन पता था। नदीम भाई, मुझे बिल्कुल पहले दिन पता है, इसलिए आपने 10 माह जाया क्यों किए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपने खुद बताया $19 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था आपका। आप डॉलर स्टेट बैंक छाप नहीं सकता, अब करेंगे क्या? आपने इंपोर्ट्स पे कब लगाना है? अपनी डबल फिगर जो भी इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, हमने उस पे कब लगाया? रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम, जितनी भी ड्यूटीज होती हैं आपने लगाई। आज जो आप इसको एंड करेंगे था तो $12 अरब पे करेंगे। आप ट्रेड डेफिसिट को $26 अरब पे ले आए हैं, तो आपने डॉलर्स की मद में जो पेमेंट्स करनी, जो डॉलर्स की सूरत में देनी है, वो तो आपने कम की कि नहीं की? उसके बाद नदीम भाई, जिस कदर नाकामी मैं देख सकता हूँ ना इक्तिसादी पॉलिसीज की 10 माह के अंदर, तो ये बिल्कुल पिछले आप जो दो तीन दहाइयों में तो हर एक को क्रॉस कर गए। आपने 104 रुपए से 152 रुपए पे इंटरनेट पे डॉलर ले गए, आप रेल इफेक्ट और एक्सचेंज रेट समझते हैं। नेगेटिव आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ है, नेगेटिव नहीं, आप मनफी आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ है, मनफी। बताएं कि कौन सी पाकिस्तान का जो दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री है जो आज आप उसका फैसला करें विद इन 6 मंथ्स वो परफॉर्म करने लग जाए? आपको जो ऑर्डर्स भी आते हैं ना नदीम भाई, जो एक्सपोर्ट्स के हैं, वो आपको 6 से 7 महीने पहले मिलते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये बात बताएं नदीम भाई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ, टैक्स रेवेन्यू, आपके मुल्क में आपकी दुनिया जो उठती है, टैक्स रेवेन्यू 500 अरब की शॉर्टफॉल उठती है, 500 अरब की शॉर्टफॉल। मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई नेशनलाइजेशन करके, जो इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म की गई, आपने उसको रिवाइव करना है। 72 में नेशनलाइजेशन हुई थी, 72 में, उसके बाद से बहुत सारे लोग उस वक्त आप में से उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। आप देखिए रिजीम्स देखें, सवाए पीपल्स पार्टी के दौर में जो 2008 के बाद 2008 to 13 रहा है, जिसमें 19 to 25 बिलियन डॉलर्स गई है आपकी एक्सपोर्ट्स, उसके अलावा आपकी गिरती रही है, इसलिए चली गई थी कि कॉटन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इस चीज पे काम ही नहीं किया। अगर आप काम करेंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। राना मशहूद साहब, इक्तिसादी मामला बहुत संगीन नोयत के, संगीन नोयत के, आप मसाइल छोड़ के गए थे और इन्होंने मसाइल को पेचीदा कर दिया। आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया था, एक्सपोर्ट नाकामी थी आपकी मुकम्मल तौर पर, आप लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़कर गए थे, लेकिन टैक्स रेवेन्यू आपके दौर में डबल, सारी चीजें गिरवी भी रख गए सर। तहरीक इंसाफ वालों ने दोनों काम खराब कर दिए। इनका 500 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ है इनकी, इंपोर्ट्स कट है। तो इंपोर्ट कट करके क्या करेंगे? इकोनॉमी सारी जीडीपी बिठा दिया आपने, आधी रह गई है, ग्रोथ करते हैं आप, आधी रह गई है, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मैं पैसे लेता हूं, राना मशहूद साहब, कालीन डाल लूं, एसी लगा दूं, गाड़ियां खड़ी कर दूं, अवान साहब सुन लें, हौसला रखें, सुन लें। फिर से आपकी तो सुनने बैठे हुए हैं, बात सिर्फ इतनी है नदीम भाई, बात इतनी है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 माह पहले थे या 2.5 माह पहले आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जिस तरफ ये हुकूमत जा रही है, बजट का तारीखी डेफिसिट आने वाला है, और वो उस वक्त हम 2700 बिलियन आखिरी साल की बात मैंने की थी यहाँ पे, और उस इसके अंदर जो है इन लोगों का कसूर, ये पूछते हैं ना कि कसूर क्या है। देखें हमने क्या किया था कि हमारा सबसे बड़ा इशू उस वक्त क्या था, मुझे अच्छी तरह याद है कि चाइना में हम एक मीटिंग में बैठे थे और वहाँ पर चाइनीज़ ने कहा था कि सबसे महंगी बिजली वो है जो आपके पास नहीं है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा ये था कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हमारे यहाँ पे कारोबार बंद हो रहे थे, हमारे यहाँ पे 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग थी। हमने जब उस प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया तो उस वक्त हमें बेतहाशा इंपोर्ट्स करनी पड़ी थी, और वो जो इंपोर्ट थी उसकी वजह से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हम बात करते हैं, लेकिन आप एक आम बिजनेसमैन को भी पूछें कि जब वो कारोबार स्टार्ट करता है
उसमें वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के बाद उसके डिविडेंड्स थोड़ी देर बाद आना शुरू होते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहाल किया, हमने इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा किया, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने दहशत गर्दी के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसका खात्मा किया, और इन सारी चीज़ों के डिविडेंड, और ये जो बहुत बात करते हैं कि हमने सड़कों पे पैसे लगा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जान होता है। किसी भी जगह पर आप जब काम करते हैं तो उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मुहैया करना, तो हमने एक पूरा ग्राउंड वर्क, स्पेड वर्क करके दे दिया था। इन्होंने आते ही क्या किया कि इन्होंने आते ही इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब चाइना में, मलेशिया में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तानी चोर हैं, पाकिस्तानी जो हैं ये करप्ट हैं, तो किसने यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करनी थी? वो जो इन्वेस्टमेंट हो भी रही थी यहां पर पूरी दुनिया से, वो भी रुक गई। आपने आज फिगर्स बात करनी इकोनॉमी पे। राना मशहूद साहब, आपकी आखिरी ईयर आपका क्या डेफिसिट था, रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या था आपका? देखें, मैं दो चीजें जेन में रखिएगा। दो चीजें मैं आपसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितना रेवेन्यू शॉर्टफॉल था पिछले 10 साल में, कितनी दफा आप लोगों ने उसको अचीव किया, मुझे वो बता दें। जब जिस दिन नवाज शरीफ साहब को पकड़कर नवाज शरीफ साहब को पकड़ लिया, शॉर्टफॉल यहां से बिजनेस, बिल्कुल आप एक मुल्क के, वो पनामा पेपर्स भी पाकिस्तान में से छप के गए थे ना, क्या दे रहे हैं? अजीब बातें कर रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट। और अच्छा, आप बता दें, आपने इतना अच्छा काम किया, 198 हुकूमती कॉर्पोरेशंस हैं, उसमें किसको आप प्रॉफिटेबल करके गए? आपने इतना काम किया ना, 198 हमारे इदारे हैं, उनमें से आप किसको प्रॉफिटेबल करके गए ये बता दें। कोई एक इदारा बता रहे जो इंपोर्ट बेस्ड नहीं है, लेट्स सपोज। मुझे आपकी आवाज कट गई है, अब नहीं आएगी आपको मेरी आवाज। क्या करें? नदीम भाई, आप ही पूछ रहे हैं इनसे कि 198 आपके स्टेट एंटिटीज हैं जो आपकी गवर्नमेंट फंडेड होती हैं या कॉर्पोरेशंस होती हैं, एक इदारा ये बता दे जिनको ये प्रॉफिटेबल करता है। मैं खोजा साहब की तरफ जाऊंगा। ये 1.4 ट्रिलियन का वो जो सर्कुलर डेट थे वो छोड़ के गए थे। 1.4 ट्रिलियन साल में कितना सम अप किया था? नहीं, मैं आपको रकम बताता हूँ। 1.4 ट्रिलियन नहीं, 1.2 ट्रिलियन का ये छोड़ के गए थे, 1200 अरब का। आपकी हुकूमत के 9 माह के अंदर नाउ इट इज 1.6 ट्रिलियन, 1600 अरब रुपए। खोसा साहब, खोसा साहब को मौका दें, रिकवरी आपकी नजर आ ही रही है हमें सारी। खोसा साहब, ये इक्तिसादी सूरत हाल जो है ये बहुत परेशान कुन है। GDP बैठ गई है, इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ में, एक्सपोर्ट नेगेटिव ग्रोथ में, टैक्स रेवेन्यू में 500 अरब की शॉर्टफॉल है, और हमने लोगों को 1 करोड़ जॉब्स भी देनी है, पावर्टी भी ख़त्म करनी है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क भी, फलाही रियासत भी बनाना है। ये सारा कुछ कैसे अचीव होगा? थैंक यू मलिक साहब। मैं आपके दोनों शुरका की बातें सुन रहा था, और अफसोस इस चीज़ का होता है कि हम अपनी अपनी साइड को डिफेंड करने में जो हकायक हैं उसको बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। यूसी 4 साढ़े 4 साल इस हुकूमत के आने से पहले हम हर तरह की उस वक्त की हुकूमत की जो बेकायदगियाँ थी या उसके नकायस से वो सुनते रहे, जलसों में, जलूसों में, कंटेनर पे, आगे पीछे, और साथ साथ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट रिजीम हम ये भी सुनते रहे कि हम ये करेंगे अगर हमें हुकूमत मिल गई, हम वो करेंगे हमें हुकूमत मिल गई, दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वो आज तक तो 9 महीने 10 महीने में हमने देखा नहीं होते। इलेक्शन से पहले हमने एक ये भी उनका स्लोगन सुना, इस्लामाबाद में किसी गालिबन जलसे से खिताब कर रहे थे आज के वज़ीर आज़म उस वक्त के PTI के सरबराह, कि अगर असद उमर को हमने ना जिताया तो ये इकॉनमी जो है हमारे मुल्क की नहीं संभल सकेगी, इसलिए इकॉनमी को सहारा देने के लिए असद उमर का जीतना ज़रूरी है। फिर इन्हीं 9 महीनों के अंदर हमने देखा कि जिसके ऊपर उनका इतना इन्हिसार था वही उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो है किस तरह से निकाला गया, ये आपके हमारे सामने है। और 4 साढ़े 4 साल जिन हुकूमतों के ऊपर, माजी की हुकूमतों के ऊपर खान साहब जो है वो तनकीद करते आए, उन्हीं हुकूमतों के अंदर जो उन हुकूमतों के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आज उन्हीं को बाहर से बुला के और अपनी हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया। अब जो आपके चोरों और डाकुओं की हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर, सर चोरों और डाकुओं की हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो तो यही कहते थे ना कि चोर और डाकू। कर रहा हूं ना जी, वैसे आप मानते कि नहीं मानते? 4 साढ़े 4 साल जो तकरीरें होती रही सड़कों, फाइनेंस मिनिस्टर के हालात तो अच्छे नहीं थे, आपने लगाया कैसे ये नहीं समझ आया मुझे। तनकीद होती रही ना, मोस्ट इनकॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, और आपने उनको चुन के लगाया। फाइनेंस मिनिस्टर को जो है ला के और आज जो है आपने अपनी हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर बना के बिठा दिया है।
ये तो स्टेट बैंक की तरफ से मकसद है। सर ये वैसे इनकी देखें, इनका क्रेडिट दें तहरीक इंसाफ वालों को। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद सबसे ज़्यादा जिन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात को दुश्वार गुजार बनाया था, उनका नाम हफीज़ शेख था, और उनको ढूंढ के ला के इन्होंने दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। ये भी इनको शाबाशी देनी चाहिए। यकीनन बिल्कुल इनको क्रेडिट जाता है जी ये। और आगे जो हालात हम लोगों के लिए आने वाले हैं, हम लोगों से मुराद तमाम पाकिस्तानियों के लिए आने वाले हैं, उनका जो है कुछ तजिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हट जाने के बाद, उसमें उन्होंने खुद कर दिया था। कहाँ से इनफ्लो आ रहा है दुनिया के पैसे का जो पाकिस्तान में आना था, जहाँ से कारोबारी हालात जो है, आज आपका हर छोटा बड़ा कारोबारी उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नैब के रेडार के ऊपर आई हुई हैं। लिटरली इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आपके कारोबार बिल्कुल के बिल्कुल ठप हो चुके हैं। ऑटो इंडस्ट्री है ठप है, कोई छोटा कारोबार है ठप है, टेक्सटाइल है ठप है, जो इंडस्ट्री आप उठा लें। इस ऑटो वालों को हमने कहा कि आप ले लो गाड़ियां, हम आपसे टैक्स का नहीं पूछेंगे। इसके बावजूद 24% नेगेटिव ग्रोथ है, 24% नेगेटिव ग्रोथ है। मैं आप सब दोस्तों की इजाजत से शेख वकास अकरम साहब से बीपर करना चाहता हूँ। शेख वकास अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी मलिक साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने एक ट्वीट बड़ी ख़तरनाक सी की है कि एक मिनिस्टर ने सऊदी सफ़ीर से कोई फरमाइश की है कि उनके हल्के के लिए कोई पैसे वैसे दिए जाएं। ये क्या चीज़ है, मैं कहानी समझ नहीं पाया, कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, ये आज मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक खत फॉरवर्ड किया। उसने कहा यार ये देखो कि इस हुकूमत के एक वजीर ने ये खत लिखा है जो कि सऊदी सफ़ीर को लिखा है, जिसमें उसने शुक्रिया अदा भी किया है क्राउन प्रिंस सलमान का भी, उनकी सपोर्ट का भी, और जो कोई मामलात उनकी मीटिंग में तय पाए थे। मेरे ख्याल में इस खत से ये पता चलता है कि हमारे भाई वजीर साहब जो है उनकी सऊदी एम्बेसडर से की मुलाकात हुई, रादर के अपने डेट इश्यूज, उससे निकलने के मामलात, इंटरनेशनल इश्यूज, सऊदीया की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, और उसके ऊपर फर्दर अगर कोई ऐसी कॉपरेशन है उस पर डिस्कस किया जाता। मुझे ये पढ़ के बड़ी शर्म महसूस हुई कि हमारे एक वजीर ने वहाँ भी अपने नेशनल असम्बली के हल्के के जो मसाइल थे वो उनके सामने रखे, जिसमें उन्हें वहाँ रोड्स के लिए कहा, उन्हें वाटर पंप्स, ये जो नलके होते हैं इनके लिए कहा, राशन के कोई बैग्स हैं उनके लिए कहा, कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए कहा। यानी कि जो चीज़ें उन्हें अपने वजीर आजम से मांगनी चाहिए, जो चीज़ें उन्हें अपने वजीर आला से मांगनी चाहिए, जो चीज़ें उन्हें अपनी हुकूमत को कहना चाहिए कि वो इस आने वाले बजट की डेवलपमेंट की मद में उनके हल्के के लिए मुख्तस करें, वो एक सफ़ीर से मांग रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये किस किस्म का माहौल है जहाँ के एक वजीर एक सफीर के साथ बैठ के अपने हल्के के लिए फंड, पैसे, नलके और खाने के आपके लिए। क्या ये मुमकिन है कि आप उस खत की कॉपी हमें फॉरवर्ड कर दें? क्या ये पॉसिबल है अगर कोई प्राइवेसी नहीं हट? कॉपी जो है वो भी ट्वीट की है। अच्छा, मैंने वो ट्वीट खोल के नहीं देखा, मुझे टेक्स्ट मैंने पढ़ा है, वो आप पढ़ लें जरा, उसको देख लें। और मैं ये समझता हूँ ये जो मेरा भाई वजीर है, मैं समझता था कि ये जो बाकी जितने भी दोस्त हमारे भाई जो पीटीआई में बैठे हैं, ये इन सब में से वन ऑफ द सेनियर एलिमेंट्स है। अच्छा, तो मैंने तो आई वांटेड टू टॉक टू हिम कि ये व्हाट हैज हैपेंड। ओह, अरे आपने तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त जो है उसका खत डाल दिया यार। अब तो मैं उसका नाम भी नहीं पढ़ सकता यहाँ पे। तो वो तो आप फोन कॉल पे लें जज, ये तो आपका मतलब वो जरूरी है ना, साथी उसकी जिम्मेदारियों के तौर पे आपने उनको बुलाया। वो इस वक्त एक और चैनल पे बैठे, एक और चैनल पे लाइव बैठे, ताकि वो आप उन्हें मैसेज कर दें प्रोड्यूसर साहब, अगर वो अपना रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्ड कर दें, फिर उनका नाम भी बोल देंगे। लेकिन ये खत है, साइंड लेटर है, शेख साहब ने इसको ट्वीट किया। सही बात है। अगर शेख साहब, इज इट अनएथिकल, वेरी अनएथिकल कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा और उन्होंने जाके ये बात की? एक्चुअली हमारे दौर में तो ऐसे भी हो गया था, मुझे याद है मुशर्रफ दौर में और ऑनवर्ड उसके ऐसे हुआ था कि एमएनएज की, तो आपको पता है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के मिलने पे भी उन्होंने ऐसे पाबंदी लगाई थी कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि आपको फॉरेन पॉलिसी का कख नहीं पता और आप वहां जाके एमएनएज उनको मिलते हैं और फिर पाकिस्तान को एम्बैरस करते हैं, सो इफ दे इनवाइट यू तो आप फॉरेन ऑफिस से कुछ गाइडलाइंस और कुछ पॉलिसी जो है उस पर थोड़ी सी रोशनी दे दिया करें
ताकि पाकिस्तान को एम्बैरस न कर सकें, क्योंकि हमारे MNA जो थे वो अजीब वो गरीब किस्म की फजूलियात किस्म की। सर आपको पता है एक वो बुश के वक्त एक वो बुश कमिश्नर कहा जाता था, एक वो MNA थे, उन्होंने फरमाइश कर दी थी अमरीकी सदर से दौरे के वक्त, उन्होंने कहा मेरे भाई को कमिश्नर लगवा दें, तो उसे बुश कमिश्नर कहा जाता था। तो हमारे यहाँ ये रवायात काफ़ी हैं माजी में ऐसी। सर यहाँ मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं नहीं समझता कि एक गैर मुल्की सफीर को जिस मुल्क से आप ऑलरेडी $6 अरब जो है वो ले चुके हैं, और अब उनके अपने हालात भी ऐसे ही हैं। अब ये वो वाली बादशाह हैं और वो वाले क्राउन प्रिंस नहीं है कि जहाँ पाकिस्तान में किसी एक देहाती ने औकाफ दिया और उसने अपनी जिंदगी की जन्नत खरीद ली और उसने दुबई में और सऊदीया में घर बना ली। ये बेचारे अब सऊदीया के भी पल्ले ये कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू रिक्वेस्ट एन एम्बेसडर एंड क्राउन प्रिंस जो है वो लेटता चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। दिस वाज शेख वकार साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ शामिल हुए। मैं कोशिश करता हूँ, एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहा उनको लाइन पे लें, अगर वो आते हैं तो फिर उनके साथ दोबारा आपको भी जहमत देंगे और पूछेंगे दोनों से ये सवाल जवाब। दरमियान में बात हमने काट दी थी जी खोसा साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। आपको प्लान नज़र आता है जी, कोई आगे बढ़ने के लिए मंसूबा तो होना चाहिए ना जी। मुश्किलात अगर वक्ती भी हों तो आपके जहन में एक रोड मैप हो, रोशनी नज़र आ रही हो एट द एंड ऑफ द टनल, तो फिर आप हौसले में होते हैं कि 6 माह की तकलीफ़ है यार, 6 माह के बाद हमारा ये गोल पोस्ट है, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपको वो प्लान नज़र आता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं ये? जी खोसा साहब, ये तो आपको हुकूमत से पूछना चाहिए जी, मुझे तो नहीं नज़र आता। क्या हुकूमत को भी नज़र आता है कि उनका कोई प्लान है? सर ये तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो वो मैं उनसे पूछा तो वो तो कुछ भी कह देंगे। डे ड्रीमिंग खाक करें मलिक साहब, उनकी तो रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं। जिन्होंने खान साहब का गलती से साथ दे दिया है, अपनी जमातें छोड़ के इस जमात के अंदर हुकूमत के खातिर जो लोग शामिल हुए, उनकी तो रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं। अपने हलकों में लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते इस वक्त जो हालात मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। आप जाएं तो सही, बाहर गली मोहल्ले में दुकानों पे जाके पूछें तो सही, जिन लोगों के अभी गैलप सर्वे आया दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, उसको गो थ्रू कर लें आप। बुलबुला है, देखिएगा इसका क्या होना है क्या नहीं होना। वो लोग हमारे गले पड़ जाते थे उस वक्त, नहीं जी खान साहब की तब्दीली जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। क्या खाक बेहतरी की तरफ लेके गई है खान साहब की तब्दीली? आज तक तो मुझे तब्दीली माँ सिवा इस चीज के कि गरीब जो है वो मजीद गरीब तर होता जा रहा है, और जो मुतवस्सित तबका है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास थी, सबसे ज्यादा परेशान तो वो मिडिल क्लास, अब तो अपर मिडिल क्लास भी परेशान होनी शुरू हो गई है, जो हालात बन गए। और जो मैंने पहले जैसे आपको मैं अर्ज कर रहा था, जो कारोबारी लोग हैं, छोटे कारोबार हैं, बड़े कारोबार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी हैं, आप उनके जाके उनसे हालात तो पूछें कि क्या हालात बने हुए। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, काश्तकारी से, जमींदारी से जिससे मेरा ताल्लुक है, काश्तकार का हाल किसी ने पूछा है कि काश्तकार का हाल क्या है? कोई इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है? कोई इनकी एजुकेशन पॉलिसी आई है? कोई इनकी किसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी? कोई पॉलिसी तो देते ना पिछले 9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, ये किसी शोबे के हवाले से मां सिवा एक नैब पॉलिसी के और तो इनकी कोई पॉलिसी आ नहीं रही। और नैब की भी सूरत हाल ये है कि गुमनामी दरखास्तों के ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है। या तो ये साथ शाया करें कि जी किसने दरखास्त दी है, किसने ये एलिगेशंस लेवल किए हैं, किसके ऊपर? नवाज शरीफ साहब के ऊपर किए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर किए हैं, अलीम खान साहब के ऊपर किए हैं, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर किए हैं। जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं वो किन की तरफ से एलिगेशंस आ रही हैं? गुमनाम दरखास्त के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। हथकड़ियों में लाशें हमने देखी हैं कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी लाश के ऊपर हथकड़ी लगी हुई है। किसने लगाई थी हथकड़ी? आपने, मैंने लगाई हुई थी हथकड़ी। यही नैब ने उस वक्त उनको जेर हिरासत रखा हुआ था जब उनकी डेथ हुई, और फिर भी उनको हथकड़ी लगी रह गई। एक साबिक फौजी जो हैं, उनका नाम जब नैब के रेडार के ऊपर आता है तो अपनी जिल्लत से, उस नैब की इन्वेस्टिगेशन की जिल्लत से बचने के लिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या क्या बातें आप पूछेंगे जो हम आपके सामने बयान करें? बातें करते हैं सारे, आके टीवी के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं हुकूमत के। इनसे कोई पूछे तो सही, अपनी डायरेक्शन तो बताएं आप कि आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लें जिस रुकते पे, ब्रेक से वापसी पे अली नवाज साहब आपसे इसका जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अली साहब, आपने खोसा साहब की बातों का जवाब देना है। वो कहते हैं एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इन्हें पता नहीं है कि इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आगे कैसे चलना है, और एक आम आदमी की जो हालत है वो कहते हैं कि वो इनकी वजह से अब बहुत तकलीफ़ के आलम में, उसकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं। खोसा साहब को नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। खोसा साहब पे मैं बात करता हूँ कि माशाल्लाह 11 साल हो गए इनको कंजेक्टिव गवर्नमेंट करते हुए, वो मैं बाद में बात करता हूँ।
हालात मुश्किल हैं, बिल्कुल ठीक है। जब भी आपकी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, डॉलर डिवैल्यू होता है, स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट आता है कमोडिटीज़ पे, और हालात मुश्किल होते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जो आपका मीडियोकर तबका है, जो आपका नीचे जो तबका है, निचली सतह पे जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसमें मसाइल होते हैं। जब हमें पाकिस्तान मिला था, उससे आपके जो 5 करोड़ लोग थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। उससे पहले तो इन दोनों की रिजीम्स थी। हमने इसको कोशिश की थी कि 2 तरीके हैं नदीम भाई चीज़ें ठीक करने के। एक तो ये है कि हम भी उसी तरह सब्सिडी मॉडल पे चले जाएं, आप लोन्स लें दुनिया से, आप ले रहे हैं? मैं सुनते जाए, खोल के मैं की बात करो ना, पहले आप क्वांटम चेक करें। आपने लोन लेना शुरू किया $13 अरब, then you go to $39 billion, then आमरीत $41 billion, then again so called जमहूरियत जो इन लोगों की आई 65 और $94 billion। मैं बात, आप क्वांटम चेक करते जाए ना, तो मैं बात करने आपका क्वांटम ट्रॉफी आपके पास है। $9 अरब साल वापस करना, जो आप एक प्राइम पे $13 अरब टोटल दुनिया से लिया करते थे, ये इंक्रीज आज है। आपने $9 अरब लेना, ये इंक्रीज है $9 अरब की। आपको $6 अरब रोज चाहिए जो आपने डेट सर्विसिंग में देना है। आप 19 अरब का रोज नया कर्जा ले रहे हैं नदीम भाई, आपने ये आप कहां से दे रहे हैं? देखें, इन्होंने अपनी जेब से तो कोई नहीं दिए ना, ये किस तरह। अब देखें, अगर ये जो बात कर रहे हैं, मैं महंगाई की बात कर लेता हूं। अब हम भूल जाते हैं ना, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। पहले 10 महीने कंपेयर कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसने कौन सी कितनी मिसमैनेजमेंट की है। जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, इनको शायद पता नहीं ये इसी पार्टी में थे कि नहीं थे, पीपल्स पार्टी के ही तो वजीर लेके आए हैं। मुझे नहीं पता 2 साहब इस पार्टी में थे कि नहीं थे, बट उस वक्त 22% इन्फ्लेशन थी। आप उनसे पूछें कि वो 22% इन्फ्लेशन क्यों की थी? जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई थी, 3 रुपए पर यूनिट आपको बिजली मिलती थी, ये 6 रुपए पे क्यों ले आए थे? जब नून लीग की गवर्नमेंट आई है 10.8% इनकी इन्फ्लेशन थी। आप इनसे पूछे इन्होंने डॉलर डिवैल्यू कैसे किया? इनको तो मिला था 94 पे, हमें 128 पे क्यों दे देंगे? उसके बाद नहीं सर, मेरी बात आप 3 बंदों को जवाब दे रहा हूँ नदीम भाई, फॉर गॉड सेक मुझे जवाब देने दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं दोस्त मोहम्मद साहब से पूछना चाहता हूँ, एक इनकी भी गवर्नमेंट है, 18वीं तरमीम की हुई है, ये भी आंसरेबल है लोगों को। 2 अरब रुपए की गंदम चोरी होती गरीबों की, इनको ठस से मस नहीं होते। लाड़काना के भुट्टों को रोटी कपड़ा मकान तो दे नहीं सके, एड्स दे के चले गए। इनका जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, 1900 मिलियन रुपए की ज़कात उशर के पैसे खा गए हैं। इन्होंने तो चीज छोड़ी कोई नहीं है, और ये हमसे बात कर रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी वालों को तो हौसला चेक करना चाहिए। ये टीवी पे आके आपको ब्लेम कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा अगर मिसमैनेजमेंट हुई है, ये पिछले 2 रिजीम्स में हुई है। मैं आपकी बात में नहीं बात की। Let me answer your question. Let me answer your question. This is not the way. This is not the way. आपसे बात इकोनॉमी भी की जा रही है। दूर बैठने का नुकसान नहीं होना चाहिए, टाइम सबको इक्वल मिलना चाहिए। टाइम सबको इक्वल मिलना चाहिए। राना साहब एक बात या तो मलिक साहब प्रोग्राम आप कंडक्ट कर लें, राना मशहूद साहब, या मलिक साहब या तो मलिक साहब प्रोग्राम आप कंडक्ट कर लें, या अवान साहब को कहीं वो कंडक्ट कर लें। देखें, आप एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हमें देने दें। सर, मैंने 3 बंदों का जवाब देना होता है। राना मशहूद साहब जी, आप अपनी बात करिए। नहीं, कोई देखें, आपने सारे मुल्क को जवाब देना है। आप मैंने सिंध को तो जवाब दे दें दोस्त मोहम्मद साहब, 11 साल से गवर्नमेंट है आपकी सिंध में। राना मशहूद साहब से तो जवाब ले लेंगे। अवान साहब बारी बारी बात कर ले। मेरा ख्याल है हमें एक महज़ब जिस तरह है उस तरह देखें। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू के अंदर मैं तो हर जगह पर यह कहता हूं कि वो अपोजिशन जो हुकूमत में आके कहे कि हमें पता ही नहीं था कि मसाइल क्या हैं, उसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आज इस पाकिस्तान के जो मसाइल पैदा हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि आप लोगों ने आते साथ ही कहा कि हम IMF के नहीं जाएंगे, हमने मसले हल कर दिए। फिर आपने कहा नहीं हम जाएंगे, फिर आपने कहा हम नहीं जाएंगे। मतलब ये आप करते क्या रहे? फिर आपके असद उमर साहब, ये जो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की, एक प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मैं इसलिए आके कैबिनेट में बैठा क्योंकि वहां पर कहा गया कि एग्रीकल्चर के बारे में असद उमर साहब ने कहा हमें पता ही कुछ नहीं है। तो ये कैसी टीम थी आपकी, जिस रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत खड़ी है, और आप कहते हैं हमें एग्रीकल्चर का पता ही नहीं है। आप लोगों की हकीकतन नालायकों की हुकूमत है जिसने आकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये जो आप कहते हैं कि हम पिछलों के कर्ज दे रहे हैं, क्या हमने आकर पीपल्स पार्टी के कर्ज नहीं दिए थे? क्या पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ दौर के कर्ज नहीं दिए थे? कितने दिए थे? आप जो है आकर लोगों को बेवकूफ ना बनाएं।
आपने $2.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था मशहूर साहब आपको, $19 बिलियन का छोड़ के गए आप। असेंबली में आपके वजीर खजाना 3 महीने लंदन से बैठ के पाकिस्तान चलाते रहे। $30 बिलियन आप ना एहलो की गवर्नमेंट थी, $30 बिलियन गवर्नमेंट से टाकरा पड़ गया था पाकिस्तान को। फॉर गॉड से का अजीब अल्फाज मत यूज करें, मुझे आपसे ज्यादा अल्फाज यूज करने आते हैं। हौसला रखा करें सुनने का। ज्यादा आप लोगों में हुकूमत आपसे इसलिए भी नहीं चल रही, मशहूर साहब अल्फाज ठीक चूज करें आप। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, ये तरीका नहीं है मशहूर साहब। यहाँ इंक्वायरियां ठीक होती तो आज भी आज जेल में होते। आज अगर इंक्वायरियां ठीक होती मेरे ऊपर बनाने वाले जेल में होते। आपकी गवर्नमेंट में बनी थी, आपकी गवर्नमेंट में बनी थी। और भाई साहब नैब ने बनाई थी, नैब आज भी मौजूद है। लॉ चेंज कर देना था ना, इतना गलत था। अल्लाह आपके साथ ज्यादती हुई थी, नैब लॉ चेंज कर देते आप। जिन लोगों ने किया, आपने तो कहा था बहुत जबरदस्त है, आपने तो कहा था बहुत जबरदस्त है, पीपल्स पार्टी ने आपको कहा भी था, आपने तो नहीं किया। आपने कहा तो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ओन किया था। तो फिर डॉक्टर आसिम को भी गलत पकड़ा गया, उस वक्त आपने ओन क्यों करते थे? मलिक साहब शर्जील मेमन को पकड़ा गया, आप क्यों ओन करते थे उसे? साहब चला रहे हैं सर, फिलहाल तो अवान साहब मलिक साहब सर फिलहाल अवान साहब चला रहे हैं। सर आप इस तरह के मतलब ये जैसे मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा देख रहा हूं कि इस तरह करके हो रहा है। सर ये अवान साहब जो है यहाँ से तमीज क्या मतलब है? आपको आईना भी ना ये इनका इलाका है, वो कहते हैं सिर्फ मैं बोलूंगा या कोई और नहीं बोलेगा। लेकिन खोसा साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ। नहीं ये क्या बात है कि तमीज से बोले? तमीज आपने सिखानी है हमें। नहीं आप अल्फाज भी, और मुझे वाकई शर्म आ रही है कि मुझे वाकई शर्म आ रही है, मुझे आपको आप मुझसे बड़े मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे आपको ये कहना पड़ रहा है। मुझे वाकई शर्म खुद फील हो रही है कि मेरे बड़े इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं जिस सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, एक अच्छे बैकग्राउंड के, इसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अली साहब एक वक्त में अगर एक ही बोले तो दो सुनने वालों को अच्छी बात जाएगी, नहीं तो इस तरह बुरा लगेगा। खोसा साहब से पूछे, नहीं खोसा साहब से बात करें, उनकी बात सुनने को। खोसा साहब मलिक साहब मैं आपके एहतराम में हमेशा चुप करता हूं, लेकिन आज आपका प्रोग्राम उस फॉर्मेट पे नहीं चल रहा जिस पर आप चलाते होते। सर मैं माजरत खाऊँ, अगर बेहूदगी कोई भी हुई हो, कोई गलत लफ्ज़ बोला हो तो मैं माजरत खाऊँ। प्रोग्राम में बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं खोसा साहब एक सवाल आपसे करता हूँ, अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं कि हमने ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी तहरीक करनी है, आपके पास मंसूबा है या सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश है? क्योंकि ये हुकूमत की ख्वाहिश होती है सब जमातों में, मंसूबे के बगैर आती हैं, जिससे मसाइल पैदा होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। मलिक साहब पहले तो मैं आपके खिदमत में ये गुजारिश करूं कि आपका प्रोग्राम हमेशा बड़ा सोबर और बड़ा प्रॉपरली आपने उसको हमेशा कंडक्ट किया है, और आज ये सूरत हाल देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरा बाकी बातों का जवाब देने से पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। इन्हीं ने अभी एक बात की थी सब्सिडी के हवाले से कि सब्सिडी के ऊपर जो है वो हम चलते रहे तो फिर हुकूमत का क्या हाल होगा, ये हाल होगा। क्या इनके पास कोई प्लान या इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर हुकूमत सब्सिडी देती रही है आवाम को, अगर वो सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए तो क्या अवाम के अंदर इस वक्त सकत है कि उस सब्सिडी के बगैर वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकेगी? मुझे पहले खाली इस चीज़ का एक छोटा सा जवाब दे दें। ये सब्सिडी ख़त्म कर दें, लेकिन क्या इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सब्सिडी दे कैसे रहे? दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, मुझे सिर्फ आप मुझसे जवाब मांगा है, ये सब्सिडी कहाँ से आती है? जस्ट टेल मी वन थिंग, आपकी 1150 अरब रुपए की स्टेट एंटिटी लॉस है, ठीक है? आप जो सब्सिडीज दे रहे हैं एसएनजीपीएल पे, एसएसजीपीएल पे, मेरी बात सुन ले, खोसा साहब को बात कर ले, मेरी बात सुन ले, खोसा साहब मेरी बात सुन ले। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, योर गवर्नमेंट हैज नो क्लू ऑफ व्हाट इट्स डूइंग एंड व्हाट इट्स गोइंग टू डू। कोई उनको किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, मुझे एक चीज का और जवाब चाहिए हुकूमत से। मलिक साहब मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत इनसे नहीं पूछ रहा, मैं हुकूमत से पूछ रहा हूं किस पॉलिसी के तहत एक इदारे का सरबराह जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? क्या उसने हुकूमत से इजाजत चाहिए कि मुझ पे जो इल्जामात लग रहे हैं, मुझ पे जो बातें हो रही हैं, मैं इसकी वजाहत प्रेस के सामने आके करना चाहता हूं? क्या उसने हुकूमत से वजाहत चाहिए? ISPR जब आके आप लोगों के सामने प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, क्या वो हुकूमत से इजाज़त लेते हैं? साबका चीफ जस्टिस साहब जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड कर रहे होते थे मुख्तलिफ सूबों के अंदर, क्या वो हुकूमत से इजाज़त लेते थे? क्या ये चीज़ें हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं है कि वो अपने इदारों को कंट्रोल करे? और उन इदारों को नहीं चाहिए कि वो अपनी हुकूमत से इजाजत ले? अगर हुकूमत है तो फिर इन पॉलिसीज के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर हुकूमत को खुद को वजाहत देनी चाहिए। लास्ट 2 मिनट्स है, एक मिनट राना साहब पहले आप बात कर लें, फिर क्लोजिंग रिमार्क्स मैं अली नवाज साहब से लूंगा। क्लोजिंग रिमार्क्स सही है राना साहब, 1 मिनट में।
मलिक साहब, आज सच्ची बात है कि जिस तरह देखें, मुझे तो अभी तक ये सर पैर ही नहीं है, समझ ये नहीं आ रही कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इन्होंने जो तमीज की बात की है, इन्होंने किस बात पे की है? इस बात पे कि मैं इनको आईना दिखाया, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। आज जाएं सड़कों गलियों के ऊपर, लोग झोलियां उठा उठा कर बदवाएं दे रहे हैं। सर्वे आप इन सर्वेस पर बैठे रहे, गलियों सड़कों पे जाएं, अवाम में जाएं, अवाम में जाकर देखें कि अवाम क्या कह रही है। आप चेक करें ना, कर लें एक प्रोग्राम। अब दोस्त मोहम्मद साहब पूछे, आपने जो साउथ पंजाब के अवान साहब, वैसे मुझे आज समझ नहीं आ रही है कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट मैंने आज तक इस तरह तबाह नहीं होते देखा जिस तरह आज तबाह हो रहा है। फॉर्मेट इनके मुताबिक रखना चाहिए सर। एक प्रोग्राम रखते हैं, इनके मुताबिक रखना चाहिए। दराना मशहूर एक प्रोग्राम रखते हैं, मैं आप सारे मेहमानों को लेके ना तो यहाँ गलियों बाजारों में लेके चलता हूँ, और अली वान साहब को भी अवामी रद्द में मिल जाएगा, तो लाइव लोगों को दिखाते हैं। आप सबको मैं दावत दूंगा, आप मेरे साथ चलिएगा तो वहाँ से लोगों से खोसा साहब आपके इलाके में आ जाए, खोसा साहब आपके इलाके में आ जाए, इजाजत है? बिल्कुल आपके इलाके में आ जाए खोसा साहब, चलो पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी चले जाएं। ये ऐसे करते, इनको मैं लेके कोशिश करता हूँ, इनको काबू करके ना लेकर खोसा साहब के इलाके में आता हूँ, वहाँ एक अवामी प्रोग्राम करते हैं जहाँ बाजार में। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को लेके आए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं आएंगे सर, वो भाग जाएंगे, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएंगे, लेके आए, इनको क्या लेके आएंगे? नॉन इलेक्टेड लोगों को पकड़ के इन्होंने हुकूमत के अहम दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, राना मशहूर साहब, अली नवाज साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।